Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. This is Anshul, and in this video we will be covering chapter 19 of ACCA F3, and name of the chapter is Statement of Cash Flows. So before we start, I would like to wish all of my students a very happy Friendship Day. It's a very good day for everyone because life में friends होना बहुत ज़रूरी है. And friends, I know I have limited friends, कम friends, quality friends. This is what I believe. ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल भी अच्छा नहीं होता. तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये चैप्टर क्यों बना, अब मैं ये बताता हूँ इसका बेस, और थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में बताऊँगा. ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा रट्टे वाला चैप्टर है. इसमें बहुत क्रैमिंग करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. दिस चैप्टर इज समथिंग दैट you have to learn the format, you have to learn lot of things. You can't just conceptually I will make you clear this chapter, but apart from concept यहाँ पे you have to cram lot of things. ठीक है. सो अभी चैप्टर का बेस क्या है? कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. सो एक चीज़ अगर मैं तुम सबसे पूछूं, अगर हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं 1 लाख के, अगर हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं 1 लाख के, डज दैट मीन कि हमें कैश भी 1 लाख ही आया होगा? अगर हमने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं 1 लाख के, सो डज दैट मीन हमें कैश भी 1 लाख आया होगा? यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सोचो. सो पॉइंट इज, इट्स नॉट मैंडेटरी कि जितना हमारे को प्रॉफिट है उतना ही हमें कैश आया हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है कि जो भी मैंने सेल करी थी वो सारी मैंने करी थी क्रेडिट सेल. सारी सेल मेरी क्या थी? क्रेडिट. अब अगर क्रेडिट सेल मैंने हर चीज़ उधारी पे बेची है तो पैसे तो कुछ आए नहीं है, लेकिन परचेज़ भी मैं कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ को भी पैसे दे रहा हूँ, बहुत सारे खर्चे कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली जेब से पैसे गए होंगे. तो बिजनेसमैन के लिए अपार्ट फ्रॉम ये जानना कि मैंने कितने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश कितना लिया है, कितना कैश मेरे पास आया है. मैं हर साल प्रॉफिट खूब कमा रहा हूँ लेकिन कैश मेरे पास आ ही नहीं रहा, कैश नेगेटिव जा रहा है, अपनी जेब से देना पड़ रहा है. दैट बिजनेस विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, है ना. प्रॉब्लम होने वाली है आगे. प्रॉफिट का क्या अचार डालूंगा कि जब पैसे ही नहीं जेब में आ रहे, पैसे देने पड़ रहे हैं किसी को. सो इन दैट केस अ बिजनेसमैन, apart from making statement of financial statements like profit and loss and statement of financial position, apart from that he makes statement of cash flows. अब statement of cash flow में वो क्या देखेगा? statement of cash flow में he will see के how much total cash is received or paid by him ड्यूरिंग द पीरियड. जो भी उसका पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर जो भी है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर दो, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल कैश मुझे कितना रिसीव हुआ है या टोटल कैश मैंने कितना पे किया है, मैं वो चेक करूँगा. अब जो कैश मुझे रिसीव हुआ है या जो कैश मैंने पे करा है, इसके भी देर आर 3 पार्ट्स. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पेड. अब बिजनेसमैन 3 जगहों से चेक करेगा कि मुझे कैश कितना आया है या मैंने कितना कैश पे करा है. तीनों की अलग इंपॉर्टेंस है बिजनेस में. सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से उसको कितना कैश आया है या उसने कितना कैश दिया है. नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मीन्स जैसे मेरा काम है शर्ट्स बना के बेचने का, तो जो शर्ट से रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा है, शर्ट सेल करके जो भी मुझे पैसे आए हैं, सो दैट इनकम और दैट एक्सपेंस को हटाने के बाद टोटल कैश मुझे शर्ट के बिजनेस से कितना आया है वो मुझे पता चल जाएगा फ्रॉम दिस पार्ट, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. दूसरा, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आई हैव परचेज अ मशीन और आई हैव सोल्ड अ मशीन, सो इन दैट केस इट विल बी डिफरेंट
दैट कि इट विल बी डिफरेंट बिकॉज कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का जो पैसा है अगर वो नेगेटिव आ रहा है, बाकी कहीं से भी मुझे पैसा आ रहा हो, लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का कैश ही मेरा नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स कि बिजनेस विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, है ना। हर साल तो मशीन नहीं बिक सकती। तो दैट्स वाई ये एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज़ फॉर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कि नॉर्मल बिजनेस से कितने पैसे आए हैं या कितने पैसे गए हैं, हो सकता है नेगेटिव हो। परचेज करके या सेल करके कितना पैसे आए या गए हैं। और थर्ड पार्ट होता है शेयर इशूड और लोन टेकन और रीपेड। शेयर इशूड या लोन टेकन और रीपेड, इससे कितना कैश आया है या इसमें कितना कैश गया है। सो देर आर 3 पार्ट्स फॉर अ बिजनेस फ्रॉम वेयर द कैश कैन बी रिसीव्ड और कैन बी पेड। फर्स्ट इज फ्रॉम अ रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी जिसकी हम रेगुलर डील कर रहे हैं। सेकेंड इज फ्रॉम परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट। इफ वी आर परचेजिंग अ एसेट तो डेफिनेटली कैश इज गोइंग, बट दैट कैश इज नॉट रिलेटेड टू माई डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, दो दैट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट। एंड थर्ड इज़ अगर मैंने शेयर्स इशू करे हैं उससे मुझे कैश आया है, इसका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से या एसेट से कोई रिलेशन नहीं है। सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ कैश फ्लोज जहाँ से हमें कैश आता है या कैश जाता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड investing activity, and third part is called फाइनेंसिंग एक्टिविटी कि कितना कैश मुझे ऑपरेटिंग से आया, कितना कैश इन्वेस्टिंग से आया या गया, कितना कैश फाइनेंसिंग से आया या गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। 2 मिनट लगा के एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको लर्न कर लो, समझ लो। इसके बाद फिर मैं इसको डिटेल में कराना स्टार्ट करता हूँ। इस चैप्टर में बहुत लर्निंग करनी है हमें। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें काफ़ी सारी थियोरी है इस चैप्टर में, तो वो तुम पढ़ लेना। वो उसमें ज़्यादा मतलब आई डोंट वांट टू गिव स्ट्रेस ऑन दैट थ्योरी, वो पढ़ोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। तो ये होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। इसके अंदर अभी और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी बताऊंगा, बट अभी के लिए जो कंबाइंड फॉर्मेट है दैट इज़ दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन सी नोट बिलो। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड के आगे कौन सी वैल्यू आएगी, इनकम टैक्स पेड के आगे कौन सी वैल्यू आएगी। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है ये, तो इसकी हमें फॉर्मेटिंग वगैरह में भी बहुत ध्यान देना है। सो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा गाइस, जिसमें एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर देर आर 2 टाइप बाय विच वी कैन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड अदर इज इनडायरेक्ट मेथड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो भी बच्चे इंडिया में जिन्होंने 12th पास की हुई है, तो 12th में जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं वो हम इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, हम डायरेक्ट मेथड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें दोनों मेथड करने हैं, दोनों के फॉर्मूलेज डिफरेंट है। बट यहाँ पे 12th जितने वास्ट नहीं है, इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, बहुत ही क्रक्स में है चैप्टर, तो जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो 2 मेथड्स ऑफ डूइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो अभी जो मैं तुम्हें मेथड करा रहा हूँ दैट इज डायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज, पहला आएगा कैश received from customers, cash received from customers minus cash paid to suppliers, cash paid to supplier माइनस हो जाएगा, माइनस
कैश पेड फॉर वेजेस या कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ को हमने दिया है वेजेस सैलरीज वो सब यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सो ये निकल जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर एंड कैश पेड टू एम्प्लॉयज़। ये हमारा निकल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसमें हम इंटरेस्ट पेड भी माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड भी माइनस कर देंगे, और हमारी वैल्यू आ जाएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे फ्रॉम, अगर नेगेटिव वैल्यू आई है मतलब जेब से कैश गया है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव वैल्यू आई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यहाँ पॉज करके यहाँ पे इसको देख लो एक दो बार। अब दो तीन चीज़ें जो मैंने तुम्हें इस चीज़ से रिलेटेड बतानी है। फर्स्ट इज़, अब कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कहाँ से आएगा, उसके लिए हम बनाएंगे रिसीवेबल अकाउंट एग्जैक्टली सेम लाइक जैसा मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बनाया था। वही जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमने बनाया था बिल्कुल वैसा बनेगा। यहाँ आ जाएगा ओपनिंग, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग, यहाँ आ जाएगी टोटल सेल्स जो हमें गिवन है, जितनी भी क्रेडिट सेल हमने करी है, और उसके बाद जो भी कैश आया है दैट विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। और अगर साथ में जैसे कुछ कॉन्ट्रा हो गई या बैड डेट्स में आ गए, सेम जैसा हमने वहाँ पे पढ़ा था रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बिल्कुल वैसा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा बनेगा जैसे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है फॉर कस्टमर्स, वैसे ही सप्लायर्स के लिए बन जाएगा पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कैश पेड टू सप्लायर कितना है ना, सेम जैसा हमने ऊपर पढ़ा था वही सेम। एम्प्लॉयज़, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़ अकाउंट, अब इट इज़ अ एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड इज़ अ एक्सपेंस, इनकम टैक्स पेड इज़ अ एक्सपेंस, तो इसके लिए इन तीनों के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस अकाउंट बना लेंगे। अब एक्सपेंस अकाउंट में ओपनिंग यहाँ आता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड एक्सपेंस वो यहाँ आएगा ओपनिंग, क्लोजिंग अक्रूड एक्सपेंस हमारे यहाँ आएगा। ठीक है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमें दिया होता है दैट इज चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, सो वो हमारे यहाँ पे आएगा। ये भी हमने वहाँ पढ़ा हुआ है एक्सपेंस अकाउंट, पहले अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट पढ़ा हुआ है ना हमने चैप्टर, अक्रूड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही सेम अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में डला हुआ है, और यहाँ आ जाएगा कैश पेड, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, और ये तुम्हारा आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश पेड तीनों का, दिस इज योर एक्सपेंस अकाउंट। तो जहाँ मैंने ई लिखा हुआ है ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों के लिए हम सेम अकाउंट बनाएंगे, ऑल्दो डिफरेंट अकाउंट होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा एक्सपेंस अकाउंट का। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी एंड दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अलावा हमारा डायरेक्ट मेथड में और कुछ भी नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जो हमने 12th में पढ़ा था इनडायरेक्ट मेथड, वो काफ़ी लंबा था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ सिंपल इन वैल्यू से हमारा डायरेक्ट मेथड से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। अभी लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये सारा पढ़ लेना गाइस, बिल्कुल प्लेन रीड है। अभी एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। अब तुम सोचोगे कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 2 मार्क के लिए तो इसमें तो हम पागल हो जाएंगे। ऑब्वियसली तुम क्या, मैं भी पागल हो जाऊंगा अगर मेरे सामने 2 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा होता नहीं है। पॉइंट इज, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है या तो तुम्हें छोटा क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया दैट्स गोइंग टू बी फॉर 15 मार्क्स, तो वो तुम्हारे को सारी चीज़ें लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें वैल्यूज़ डालनी होंगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ तुम्हें सिर्फ वैल्यूज़ पंच इन करनी होगी
और यहाँ पे वैल्यूज़ डालोगे, दैट्स इट। तो इन वैल्यूज़ के मार्क्स होंगे 2-2 मार्क्स, 2 किसी का 1 किसी का 2। दिस इज़ हाउ अ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कैश फ्लो, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो। आगे जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं, जैसे कंसोलिडेशन आएगा, या जो मैंने एक चैप्टर भी छोड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उनमें से बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। तो उनमें से ये सारी चीज़ें गिवन होंगी, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी होंगी। तो फटाफट से जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए देखो, ये हमारे को दी हुई है, दिस इज़ काइंड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ से यहाँ तक ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है, और ये हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन के लिए जो हमारी पहली चीज आती है, दैट इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सेकेंड, इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस पेड टू सप्लायर माइनस पेड टू एम्प्लॉय। इन तीन चीज़ों, अभी तो वैल्यूज आएंगी, उससे हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट पेड लेस इनकम टैक्स पेड, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें बना देखना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो इसके लिए हम रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। तो मैं रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट छोटा सा बना रहा हूँ गाइस, जल्दी जल्दी से। सबसे पहले मुझे देखना है ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो ओपनिंग रिसीवेबल्स मेरे कितने हैं, 3,46,000, नहीं सॉरी, ओपनिंग इज 2,65,840, 2,65,840, और क्लोजिंग रिसीवेबल कितने हैं, 3,46,000। तो रिसीवेबल है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, बिकॉज रिसीवेबल का बैलेंस डेबिट होता है, और क्लोजिंग राइट साइड में। तो रिसीवेबल ये मैंने डाल दिया। अब टोटल सेल्स मैंने कितनी करी है, अब कुछ नहीं मेंशन, तो आई विल अज्यूम दिस टू बी क्रेडिट सेल्स। याद है गाइस, मैंने बताया था इफ नथिंग इज मेंशन हम इसको अज्यूम करेंगे क्रेडिट सेल्स। तो टोटल सेल्स मैंने कितनी करी है, 1589447। तो 1589447 ये मेरी आ गई टोटल क्रेडिट सेल्स इफ नथिंग इज मेंशन, ये हो गया। और ये सारा पेबल है, और यहाँ पे देखते हैं सेल्स से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, परचेज इनवॉइस रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट टोटलिंग 80 हैव बीन पोस्टेड टू पेबल। इसका सेल्स से कोई रिलेशन नहीं है, और कहीं कुछ नहीं दिया हुआ हमें सेल्स रिलेटेड, तो बस इस अकाउंट को हम क्लोज कर लेंगे। जल्दी से इसको क्लोज करते हैं। सो दिस इज 2,65840 प्लस 1589447 माइनस 346,000। सो दिस इज 1509287। तो हमारा आंसर आ रहा है 1509287। इतने पैसे हमें आए रिसीवेबल से, इतने पैसे हमें आए रिसीवेबल से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 1509287, 1509287। अब ये बन गया मेरा रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब मैं बनाता हूँ पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब उसमें सबसे पहले मेरा आएगा ओपनिंग पेबल। तो क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग पेबल आएगा लायबिलिटी साइड, तो करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में बाइफिकेशन नीचे हमें दी हुई है, यहाँ पे सॉरी इसके भी नीचे है वो करंट लायबिलिटी में। अगर हम नीचे जाएं ये रहा एडिशनल इंफॉर्मेशन पेबल्स यानी करंट लायबिलिटी, इन्होंने पेबल लिखा हुआ, दिस इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट का पेबल इतना, अदर्स इतना,
वेजेस अक्रूड इतना, तो अदर्स को हम मानेंगे अपना पेबल, अदर्स विल बी कंसिडर्ड एज पेबल जो हमारे हैं। अब ऊपर वाले जो पेबल हैं दिस इज रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट्स, यही हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। परचेज इनवॉइस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स टोटलिंग 80,000 हैव बीन पोस्टेड टू पेबल लेजर अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, हमने उसको पेबल लेजर में डाल दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है पेबल लेजर में नॉन करंट एसेट का 46 है, हमें नॉन करंट एसेट का तो कुछ भी नहीं करना, हमें तो ये देखना है कि हमारे पेबल जो हम परचेज सेल करते हैं उससे रिलेटेड कितने हैं, सो दैट विल बी हमारे अदर्स वाले। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग दिया हुआ है 210,564, 210,564 दिस इज ओपनिंग, क्लोजिंग इज 258,240, 258,240। अब पेबल से रिलेटेड क्या होता है हमारे परचेजेस, अब देखते हैं यहाँ पे कहीं परचेज गिवन है, परचेज अरे मिल गया परचेज इन्वेंट्री का इतना है, और एक और परचेज मुझे दिख रहा है दैट इज 96,077। ये दोनों परचेजेस मेरे परचेज लेजर में आ जाएंगे। तो 115,830 परचेज आता है राइट साइड में, 110,5,830, 110,5,830, और दूसरी परचेज है मेरी 96,077, 96,077। तो ये टोटल परचेज की वैल्यू डल गई, ये परचेज हो गया, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अब देख लेते हैं कैश पेड कितना बैलेंस आ रहा है, तो सेम टोटलिंग करके सीधा मैं माइनस कर देता हूँ। सो दिस इज 210,564 प्लस 110,5,830 प्लस 96,077 माइनस 258,240, दिस इज 115,4,231। ये मेरा आ गया कैश पेड टू सप्लायर, तो ये मैं यहाँ लिख दूंगा 115,4,231, ये मेरा आ गया कैश पेड टू सप्लायर। अब इसके बाद हमें निकालना है अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉयज़ पेड टू एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के लिए आई विल मेक अ एम्प्लॉय अकाउंट या वेजेस अकाउंट। सो वेजेस अकाउंट, अब वेजेस में भी ओपनिंग यहाँ पे आएगा और क्लोजिंग यहाँ पे आएगा बिकॉज दैट इज़ अ लाइबिलिटी। तो वेजेस आएगा पेबल में, सो पेबल ऊपर देखा था मैंने, ये तो एसेट है, ये लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की बाइफिकेशन, ये रे वेजेस। सो ओपनिंग वेजेस इज 8640, 14650, 8640, 14650, ये आ गया वेजेस का ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है दैट मीन्स पेबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग आ गया। अब टोटल वेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, दिस एंड दिस, एम्प्लॉयज़ को तो वेजेस एंड सैलरीज दोनों देते हैं ना, तो दिस इज लाइक अ वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। तो 145,900 और 1 लाख, सो ये भी यहाँ पे 145,900 एंड 1 लाख के एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी इतनी थी ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा टोटल कैश पेड कितना है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, 8640 प्लस 145,900 प्लस 1 लाख माइनस 14650, दिस इज 239,890। इतना मैंने एम्प्लॉयज़ को कैश दिया है, तो 239,890, 239,890 ये मेरा आ गया कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं आगे और क्या है। अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो दोनों का कुछ भी नहीं करेंगे, ना इंटरेस्ट है ना इनकम टैक्स, तो सीधा हम अपना आंसर निकाल देंगे। तो गाइस हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, मैंने करा हुआ यहाँ से देखते हैं, इसको हम ज़ीरो कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150,9,287 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, 115,4,231
-239890. So this is 115166, 115166, 115166. That means अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. This is positive value, so I will write cash flow from operating activity. This is my cash flow from operating activity. 115160. Sorry, 66 आएगा, 115166. This will be my answer. ठीक है गाइज, इसको रिवाइंड करके 2-3 बार देख लो. अगर समझ नहीं आया 2-3 बार देखोगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट. इसमें सिर्फ रट्टा मारना है, फॉर्मेट का रट्टा मारना है और सारे अकाउंट्स बनेंगे. तो ये तुम्हारा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो सबसे मेन है. ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया. ठीक है गाइज. अब इसके बाद जो सेकंड हमारा फॉर्मेट था, ये मैं इसको रब कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड नाउ. अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी गाइस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो भी मैंने नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट परचेज या सेल करें ड्यूरिंग द ईयर. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता, इसका एक ही मेथड होता है. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो भी मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो माइनस हो जाएगा. जो भी मैंने सेल करा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. अगर मुझे इंटरेस्ट आया है या डिविडेंड आया है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मुझे आया है दैट इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग. इसका नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल बिजनेस रिलेशन नहीं है. ये तो मैंने कहीं और पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे, उससे मुझे रिटर्न्स आए हैं, बिजनेस से रिटर्न्स नहीं आए हुए. सो दैट्स वाई दिस रिसीट इज़ एडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये हमारा फॉर्मेट होता है. अब इसमें हमें इसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाना पड़ता है, वो मैं अभी बताऊंगा. ठीक है. फॉर परचेज और सेल निकालने के लिए वी हैव टू मेक अ स्पेसिफिक अकाउंट. ये ऑल दो मैंने जो चैप्टर तुम्हारे को कराया था डेप्रिसिएशन के बाद जो एक चैप्टर था याद है, सेल और परचेज ऑफ एसेट और मेकिंग अ डिस्पोजल अकाउंट, वो चैप्टर मैंने तब नहीं कराया था, ये उससे रिलेटेड है. तो हालांकि मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट बता देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो फॉर्मेट ही लर्न करना है गाइस, इसमें और कुछ नहीं है. तो हम बनाते हैं एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट. तो यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट बनते हैं टोटल. एक बनेगा हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक बनेगा डिस्पोजल अकाउंट, और एक बनेगा हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. याद रखना गाइस, ये फॉर्मेट तुम्हें लर्न करना है. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट, ज़रूरी है. जैसा मैंने बताया था इस चैप्टर के बारे में कि इसमें बहुत रट्टा है. तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो हम यहाँ लिख देंगे. और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे. ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ. ऐसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, वो ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ आ जाएगा. ठीक है. तो ओपनिंग बैलेंस मैंने बता दिया फिक्स्ड एसेट का कहाँ कहाँ आता है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कहाँ आता है. डिस्पोजल अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग अकाउंट नहीं होता. दिस इज फर्स्ट थिंग. ठीक है. उसके बाद यहाँ आएगा डिस्पोजल और ये वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. जो भी हमने एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है, ध्यान से सुनना, जो भी एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है उस एसेट पे जितनी डेप्रिसिएशन आज तक लगी है वो हम यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल, और डिस्पोजल में यहाँ चला जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ठीक है गाइस. जो भी एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है उस एसेट पे जितनी भी डेप्रिसिएशन आज तक लगी है, दैट डेप्रिसिएशन विल कम ऑन
लेफ्ट साइड ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल में उसको हम राइट साइड लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? ठीक है। और इसी एसेट से रिलेटेड यहां हम लिखेंगे डिस्पोजल अकाउंट, यहां आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन एसेट सोल्ड। रिटर्न डाउन वैल्यू भी इसको बोलते हैं या बुक वैल्यू भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बुक वैल्यू। जो भी एसेट हमने सेल किया है उस एसेट की जो भी बुक वैल्यू है या रिटर्न डाउन वैल्यू है उस वैल्यू को हम डिस्पोजल अकाउंट में लिख के हम यहां लिखेंगे फिक्स एसेट अकाउंट। जो भी एसेट हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है उस पे जितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो हम डेप्रिसिएशन से उठा के डिस्पोजल में डाल देंगे, और उस पे जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो फिक्स एसेट उठा के हम यहां पे डाल देंगे। नहीं, फिक्स एसेट नहीं, सॉरी गाइस मैं गलत बोल गया। कॉस्ट आएगी यहां पे, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। जो मैंने एसेट सेल किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। जो मैंने एसेट सेल किया था उस पे जो कॉस्ट थी मेरी वो डिस्पोजल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एक चीज तो ये होगी और एक चीज ये होगी। ठीक है गाइज, आई होप सबको यहां तक समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद क्या होगा, यहां आएगा बैंक, जो भी सेल वैल्यू है, जो मैंने एसेट ये सेल किया है जितने का सेल हुआ है वो वैल्यू मेरी बैंक के आगे आ जाएगी। जो भी एसेट मेरा सेल हुआ है उस एसेट को जिस प्राइस पे मैंने सेल किया है वो वैल्यू यहां आ जाएगी। अगर उस एसेट में मेरा लॉस हुआ था तो वो यहां आएगा, प्रॉफिट हुआ था तो यहां आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। जो एसेट मैंने सेल किया था अगर उस पे मुझे लॉस हुआ है दैट लॉस विल कम ऑन द राइट साइड, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये लॉस कैसे पता चलेगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल एक बात होती है, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड माइनस डेप्रीसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। जो भी मैंने एसेट सेल किया है उस एसेट पे जो भी एसेट मैंने सेल किया है उस एसेट पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो मैं माइनस कर दूंगा और यहां मेरी आ जाएगी बुक वैल्यू, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू। ये मैंने डेप्रिसिएशन में जब याद है मैं फॉर्मेट बनाता था, परचेज माइनस डेप्रिसिएशन, फिर आती थी मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू। ये वो वैल्यू है बुक वैल्यू। जो एसेट मैंने सेल किया है उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है माइनस करके आ जाएगी मेरी बुक वैल्यू। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा सेल प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू मेरी है 10,000 और सेल किया है मैंने 12,000 में, दैट मीन्स मेरा 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बुक वैल्यू है मेरी 10,000 और सेल किया है मैंने 7,000 का, दैट मीन्स 10,000 की चीज़ 7,000 में दे दी तो मेरा 3,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने अभी तक क्या करा, मैंने तुम्हें क्या बताया कि पहले तो मैं ओपनिंग वैल्यूज डालूंगा, जो एसेट मैंने सेल किया है जितनी डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड है इस वैल्यू को मैं डिस्पोजल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लेफ्ट साइड में लिखते उसको डिस्पोजल में राइट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, और जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड है मेरी इस वैल्यू को फिक्स एसेट्स अकाउंट से उठा के डिस्पोजल में डाल दूंगा कि ये एसेट जो बिका है। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस। आराम से दोबारा से वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, 2-3 बार देख लेना, समझ आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज डालने के बाद क्या होगा ध्यान से सुनना। इस अकाउंट का हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिक्स एसेट अकाउंट से हमारे को मिलेगा बैंक, दिस इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट विच विल बी दी बैलेंसिंग फिगर। यहां से मेरा निकल जाएगा कि टोटल फिक्स एसेट ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितने परचेज करे हैं वो निकल जाएगा, और डेप्रीसिएशन अकाउंट से यहां पे मिल जाएगा डेप्रीसिएशन
चार्ज्ड ड्यूरिंग ईयर, ये भी क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। अब तुम बोलोगे सर डेप्रिसिएशन का क्या रोल है फिक्स एसेट में, वो तो आपने बताया नहीं फॉर्मेट में। डेप्रिसिएशन का अभी कोई रोल नहीं है, लेकिन जब हम डायरेक्ट मेथड करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में इन सब का रोल होगा, वहाँ पे ये अकाउंट बना के हमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैंने वो तुम्हें कराया नहीं है, तो जब कराऊंगा तब मैं ये अकाउंट को कॉपी पेस्ट करके बताऊंगा, बट अभी के लिए फिक्स एसेट से हमारी यहाँ से निकल जाएगी, दिस विल बी कौन सा फिक्स एसेट हमने परचेज करा है किस प्राइस पे, एक तो ये हमें मिल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, और यहाँ से मिल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमने सेल करी है, किस प्राइस का सेल हुआ है। दीज टू वैल्यूज विल कम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज को हम माइनस कर देंगे क्योंकि कैश जाता है, और सेल्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास कैश आएगा। ठीक है गाइस, आई एम पॉजिंग द वीडियो हेयर। अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझो, अगर इसको समझ लिया, इसके बाद इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है और कुछ भी नहीं है। ये बहुत इजी चैप्टर है, 12th में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, आई एम पॉजिंग द वीडियो हेयर, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। तो गाइस ये होता है हमारा परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट निकालने का फॉर्मूला। तो फिक्स एसेट, बेसिकली फिक्स एसेट में हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ जाएगा उन सब का। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी हमें करना है। अब जैसे मैंने इंटरेस्ट अकाउंट बनाया था, दैट इज़ फॉर एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, वैसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड का हमारा अकाउंट बन जाएगा, या डिविडेंड रिसीव्ड का, इसका भी सेम क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट। अब इंटरेस्ट इनकम में जो ओपनिंग इनकम होती है वो होता है मेरा एसेट, कि मुझे इतने पैसे आने थे, सो दैट मीन्स उसका होगा डेबिट बैलेंस। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग मेरा है वो यहाँ आ जाएगा इनकम से रिलेटेड, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो क्लोजिंग है वो यहाँ आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। और उसके बाद जो भी इंटरेस्ट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया है वो आ जाएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में है, जो भी इंटरेस्ट मेरे को आया है वो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा कैश रिसीव्ड, कितना कैश मुझे रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और ये वाली इनकम मैं इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड कर दूंगा। यही सेम मेरा हो जाएगा डिविडेंड के लिए। ठीक है गाइस, तो तुम्हें देख के समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग की गेम है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड डूइंग दी फॉर्मेट करके, अच्छे से फॉर्मेट पढ़ के, वैल्यूज़ डाल के क्वेश्चंस करना है, दैट्स इट। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना। और ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ गाइस सबको समझ आ गया होगा। एंड नाउ सेम गोज फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट ईयर कितने शेयर्स थे, इस बार कितने शेयर्स हैं, तो जो भी इनके बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी, जैसे लास्ट ईयर मेरे 1 लाख थे, अब मेरे 120 है, दैट मीन्स 20,000 के शेयर्स इशू हुए हैं, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी एडेड। क्यों ऐड होगा ये, जब मैं शेयर्स इशू करूँगा तो मुझे कैश आएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ एडेड। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो लोन लूँगा तो कैश आएगा, सो दैट विल ऑल्सो बी एडेड। अगर मैंने लोन रीपे करा है बैंक को तो वो यहाँ से हो जाएगा माइनस, और अगर मैंने कुछ डिविडेंड पे करा है तो वो यहाँ से हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हारे को ये फर्स्ट जो तीनों पॉइंट है ये तो समझ आ चुके होंगे इजीली, कि प्रोसीड्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स, रिसीट ऑफ लोन और रीपेमेंट ऑफ लोन। अब डिविडेंड पेड कैसे निकालेंगे, तो गाइस इसका भी अकाउंट बनेगा। डिविडेंड पेड का अकाउंट कैसे बनेगा, तो दिस इज ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग हमारी आती है लायबिलिटी साइड में, ये तुम्हें याद होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो इसका बैलेंस लायबिलिटी होता है, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग राइट साइड आ जाएगा। क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग तुम्हारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग राइट साइड, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग लेफ्ट साइड। और जो भी हमारे प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर हैं, प्रॉफिट्स
ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारे यहाँ आते हैं क्योंकि प्रॉफिट से हमारी रिटेन अर्निंग इंक्रीज होती है। तो जो भी हमने डिविडेंड पे करा है, डिविडेंड पे करने से क्या होता है, हमारी रिटेन अर्निंग माइनस होती है। याद रखना, जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि टोटल मेरी अर्निंग कितनी थी, टोटल मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने पैसे कमाए, इस पैसों में से कितना मैंने डिविडेंड दे दिया और बैलेंस कितने पैसे रह गए। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डिविडेंड पेड एंड दिस विल ऑल्सो बी योर बैलेंसिंग फिगर। डिविडेंड पेड एंड इट विल ऑल्सो बी योर बैलेंसिंग फिगर, और ये हम फाइनेंसिंग में कर देंगे माइनस, क्योंकि डिविडेंड पे किया है तो कैश गया होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस। समझ आया गाइज? तो गाइज यहाँ पॉज कर कर के इनके फॉर्मेट सारे 5 मिनट 10 मिनट लगा के अच्छे से लर्न कर लेना। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेट लर्निंग। तो दिस इज ऑपरेटिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग, दिस इज फाइनेंसिंग। इन तीनों का टोटल करने के बाद मेरा आएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। कि इन तीनों को जब मैंने ऐड करा या जो भी प्लस माइनस करना था वो करके मुझे पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल कैश मेरे पास कितना आया है या टोटल कैश कितना मेरे पास गया है ड्यूरिंग द ईयर। उसमें मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग कैश, जो भी मेरा ओपनिंग कैश है वो मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड। आई विल ऐड ओपनिंग कैश इन द नेट। तो ये जो मेरा क्लोजिंग है, दिस विल बी दी क्लोजिंग कैश, कि आज की डेट में मेरे पास कैश इतना होना चाहिए। ओपनिंग कैश इतना था, ड्यूरिंग द ईयर तीनों एक्टिविटीज से मिला के इतना कैश आया, तो क्लोजिंग मेरा इतना होना चाहिए। एंड दिस क्लोजिंग विल मैच विद योर बैलेंस शीट। जो तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, एक सेकंड गाइस, फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी तुम्हारा क्लोजिंग कैश आ रहा है, दैट कैश विल मैच विद दिस कैश। वो कैश इस कैश से मैच करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से कैश निकाल लूँगा, तीनों का टोटल करके नेट इफेक्ट, उसमें ऐड कर दूंगा अपना ओपनिंग कैश, जिससे मेरा आ जाएगा क्लोजिंग, और जो क्लोजिंग वाला है दैट विल मैच विद दी बैलेंस शीट क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है गाइज? तो ये मैंने तुम्हें करा दिया, इसका पहला क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें करा दिया है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज़ योर होमवर्क, ये सब मैं करा चुका हूँ। दिस इलस्ट्रेशन 1 इज़ योर होमवर्क, इसमें तुम्हें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तुम पढ़ लेना, ये सारा तुम्हें बता दिया। अब इसमें जैसे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, देयर इज़ अ कॉन्ट्रा बिटवीन ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल। तो जब तुम ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाओगे, ट्रेड पेबल अकाउंट बनाओगे, तो उसमें कॉन्ट्रा का इफेक्ट ज़रूर डालना, याद रखना। ये आ जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। अब लास्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट मेथड। लास्ट हमारा आता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। सो गाइस, अब एक और फॉर्मेट तुम्हें याद करना है इनडायरेक्ट मेथड का। सो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होगा, जो भी मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है, उसमें लास्ट में गिवन होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो उस प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा अगर कोई भी टैक्स पेड है। अगर कोई भी टैक्स पेड उसमें है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको उस प्रॉफिट में ऐड। ठीक है? सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट है प्लस जो भी मैंने टैक्स पे किया हुआ है उसको मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके अंदर एक चीज याद रखना गाइस, तुम ऐड करोगे ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग
प्लस नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें तुम क्या क्या ऐड करोगे? यू विल ऐड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग या नॉन कैश एक्सपेंस। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे होंगे ऐड, एक्सपेंसेस विल बी एडेड। कौन कौन से एक्सपेंसेस? तो जैसे सबसे पहले हमारा आता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर एसेट सेल करके मुझे लॉस हुआ है तो लॉस इज ए एक्सपेंस एक तरह से, तो उसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे ऐड। और दूसरा इंटरेस्ट पेड। अगर मैंने कुछ भी इंटरेस्ट पे करा है, इंटरेस्ट मैं किस वैल्यू पे पे करूंगा? जो मैंने लोन लिया हुआ है, और लोन रिलेट्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए अगर कुछ भी मैंने लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें दिख जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस हम ऑपरेटिंग में, याद है, ऐड करते थे, नहीं सॉरी, ऑपरेटिंग में जो हमने माइनस किया था दूसरे फर्स्ट मेथड में, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट पेड। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है गाइस, जो भी मैंने इंटरेस्ट पे किया वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिलेट्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आता है मेरा नॉन कैश एक्सपेंस। सो नॉन कैश एक्सपेंस मेरे क्या हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे फिक्स एसेट्स पे मेरी डेप्रिसिएशन लगती है, बट डेप्रिसिएशन में मेरा कैश तो जाता नहीं है, डेप्रिसिएशन में कैश तो जाता नहीं, सो दैट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है ना, सो ये सारी चीज़ें मेरी ऐड हो जाएंगी। अगर कुछ भी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट मुझे दिया हुआ है, जैसा मैंने ऊपर अकाउंट बनाया था, वहाँ से डिस्पोजल अकाउंट से मुझे पता चलेगा। इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट अकाउंट से पता चल जाएगा। डेप्रीसिएशन भी मेरे को अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से पता चल जाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर योर नॉलेज, ये मुझे पता चलेगा डिस्पोजल अकाउंट से, ये बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट से, और ये पता चलेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से। जो मैंने जब यहाँ पे ये बनाया था, कहाँ गया, ये रहा। जब मैंने फिक्स एसेट अकाउंट बनाया था तो डिस्पोजल में यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये वाली डेप्रिसिएशन होती है जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर चार्ज की है। बैलेंसिंग फिगर होता है ये, और ये वाली फिगर मेरी ऐड हो जाएगी एंड में। ठीक है, जो मैं ऑपरेटिंग बता रहा हूँ वहाँ पे ये वाली फिगर मेरी ऐड हो जाएगी। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड करने का तरीका। तो ऐड करूंगा मैं सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉन कैश एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन, और माइनस करूंगा मैं लेस इनकम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इनकम मुझे हुई है वो मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये इनकम मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो आई हैव टू ऐड, सॉरी लेस। क्या क्या लेस करूंगा मैं? अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, और यहां पे माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और एक हमारा हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, और एक और होता है डिविडेंड के साथ रेंट रिसीव्ड। ये सारी जो मेरी इनकम्स हैं, ये सारी इनकम मेरी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएंगी। ये सारी इनकम मेरी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएंगी, सॉरी ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएंगी, क्योंकि दीज आर नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग इनकम। ये इनकम इन्वेस्टिंग की है, ऑपरेटिंग की नहीं है, तो हम यहाँ से हटा देंगे इसको। तो ये सारा हमारा इन्वेस्टिंग का है। तो रूल क्या बना गाइस? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें टैक्स ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने जो भी खर्चे हैं जो या तो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है या फिर वो खर्चे नॉन कैश हैं। कौन कौन से? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टिंग का पार्ट है, रेगुलर बिजनेस का खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट पेड लोन पे दिया हुआ है वो ऐड कर देंगे, और डेप्रिसिएशन इसमें तो कैश जाता ही नहीं है।
और इनकम रिलेटेड टू जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो हम सारी माइनस कर देंगे, बिकॉज वो इनकम ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, वी विल ऐड दीज, सब्ट्रैक्ट दीज इनकम्स. ठीक है गाइस. इसके अलावा और दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं. सो एक फॉर्मूला तुम्हें और इसमें याद करना है. अगर हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट, अगर हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ उसको माइनस करेंगे. याद रखना गाइस रूल, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस. तो अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे. और उल्टा हो जाएगा करंट लायबिलिटीज के लिए. करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो ऐड हो जाएगा, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये याद रखना गाइस. ये थोड़ा सा लर्न करने वाला चैप्टर है. जिसने 12th करी हुई है, कैश फ्लो पढ़ा हुआ है, वो बहुत इजीली समझ सकता है. जिसने नहीं पढ़ी हुई उसको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा. लेकिन ये 2-3 बार 4 बार इसकी वीडियो देखो तभी अच्छे से समझ आएगा. ये एक बारी में समझ आने वाला चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है. जितने में हो सकते हैं मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ. अब इसका मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ कि करंट एसेट अगर बढ़ रहा है तुम उसको माइनस क्यों करते हैं. क्योंकि करंट एसेट अगर बढ़ेगा दैट मीन्स स्टॉक मेरा बढ़ा है. स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मैंने कैश पे करा है तो कैश गया होगा, तो इसीलिए कैश यहाँ से माइनस हो जाएगा कि ऑपरेटिंग में इतना कैश और यूज़ हुआ था, इसीलिए माइनस मैं करता हूँ. तो ये रूल हमारा बन गया, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो यहाँ से माइनस होगा. एक चीज़ अभी तुम सोच रहे होगे कि सर ऐसे तो अगर कैश पहले 10,000 था लेकिन कैश अब 15,000 हो गया है, तो 5,000 से तो कैश बढ़ा है, तो वो दिया थोड़ी है, तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा. तो मैं बताऊंगा अभी उसका क्या फ़र्क पड़ेगा. अभी तुम्हें क्या याद करना है, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो माइनस होगा, करंट एसेट कम हो रहा है तो प्लस हो जाएगा. तो हम यही करेंगे, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. ये लिख लेना गाइस, जो मैंने राइट साइड में लिखा था पीछे करके, कहीं भी कॉपी में लिख लेना है ये. ये सब माइनस हो जाएगा और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस या माइनस हो जाएगी, डिपेंड्स. ठीक है. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज करंट एसेट does not include cash here, cash या बैंक, कैश और बैंक here. यहाँ पे करंट एसेट में कैश या बैंक इंक्लूड नहीं होते. याद रखना, मैं जो करंट एसेट की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारा करंट एसेट क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, वो हमारे करंट एसेट होंगे. कैश अगर होगा या बैंक होगा उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा. ठीक है. और करंट लायबिलिटी जो हमारी पेबल्स हो गए, करंट लायबिलिटी क्या हो सकती है, पेबल्स, ठीक है, वो मेरे करंट लायबिलिटी हो जाएंगी. ठीक है गाइस, याद रखना कि इसमें कैश को हम इंक्लूड नहीं करते करंट एसेट में. और इसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैं करूँगा माइनस इनकम टैक्स पेड. जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इनकम टैक्स मैंने ऐड किया था, ये वाला टैक्स जो मैंने यहाँ ऐड किया था उसको मैं यहीं से माइनस कर दूंगा और मेरा जो आंसर आ जाएगा, दिस विल बी कैश फ्लो फ्रॉम या नेगेटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और गाइस सबसे सिंपल बात है, चाहे तुम डायरेक्ट मेथड यूज़ करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड, दोनों से आंसर सेम आता है. बट एग्जाम में तुम्हारे को ऐसे नहीं होगा कि उसमें पूछेंगे कि किसी से भी कर लो, उसमें तुम्हें फॉर्मेट बना होगा, वहाँ वैल्यूज़ पंच इन करनी पड़ेंगी. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को उन्होंने ऑपरेटिंग में लिख के जहाँ जहाँ मैंने एक्स लिखा हुआ है इन्होंने हटा दिया, तो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एंड पुट द वैल्यू हेयर. ठीक है. ये होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. इसके अलावा कैश फ्लो में और कुछ भी नहीं है. तो गाइज मैं इसके बड़े क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ अभी तुम्हें. तुम बड़े क्वेश्चंस एक मैंने जो बताया था इसमें सिर्फ फॉर्मेट बनाना है. तुम चाहे कॉपी पे फॉर्मेट बना लो
फॉर्मेट बना के जो क्वेश्चन तुम्हें दिखता है वहाँ से वैल्यू पुट इन करो. आई वुड वांट कि तुम इस चैप्टर को खुद अच्छे से समझो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं. सो इट वुड बी बेटर कि तुम अच्छे से, फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया, इसका सब कुछ बता दिया, जस्ट लर्न कर लो फॉर्मेट, पूरा रट्टा मार लो और ये चैप्टर बहुत ईजिली तुम्हारा हो जाएगा. अब इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आए तो उसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे. इसमें है 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. इसमें आगे गाइज और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सेम सारी चीज़ें वही हैं. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ये इंटरेस्ट और टैक्स पेबल ये अकाउंट तुम्हें मैं बता चुका हूँ. डिविडेंड वाला इंटरेस्ट रिसीवेबल ये अकाउंट तुम्हें मैं बता चुका हूँ. ये सारा इन्होंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है. ये करंट एसेट वाला मैंने तुम्हें पूरा बताया, इसमें इन्होंने पूरा नहीं बताया हुआ. एक इन्होंने एसेट में रीवैल्यूएशन डाला हुआ जो मैंने नहीं डाला था. एसेट का ओपनिंग अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट, डिस्पोजल, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है जो इन्होंने नहीं बताया था. बट आई वुड से कि इसको बनाने की बजाय जैसा मैंने बताया वैसे बनाना, वो दैट वुड बी वेरी इजी. ये थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, वो थोड़ा छोटा रहेगा. उसके बाद तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया. ये सारा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सारे अकाउंट्स. अब देखो इन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 15 मार्क्स का. फॉर्मेट बनाया हुआ है, सिर्फ तुम्हें इसमें वैल्यूज पंच इन करनी है सारी. ठीक है. और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गाइस कर लेना, कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं है. अब जैसे अंडरस्टैंडिंग नंबर 9, एक बार ये देखते हैं. दिस इज लाइक 2 मार्कर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द क्रिटिसिज्म इज वैलिड. हमें देखना है कौन सा क्रिटिसिज्म वैलिड है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है. लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल मैंने क्या बताया था कि अगर लॉस ऑन सेल है तो दिस इज एक्सपेंस, वो ऐड होता है, तो हम इसको ऐड करेंगे. ये गलत है तो ये ऐड होगा, ये गलत है, हमें इसको ऐड करना है. इंक्रीज इन रिसीवेबल्स, डेटर्स बड़े हैं, क्या करंट एसेट बड़ा है, तो करंट एसेट बढ़ता है तो मैंने बताया था माइनस होगा, ये ठीक है. इंक्रीज इन पेबल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो ये ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा गलत है. So the following criticism of the extract have been made. The loss on disposal should have been added, not deducted. ये सही है. Increase in receivable should have been added, not deducted. ये गलत है. Of course ये भी गलत है. Increase in payable should have been deducted, not added. तो answer is 1 only. तो answer is B. B is your answer. ठीक है. Then understanding 10. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अपीयर इन एंटिटीज कैश फ्लो. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें हमें क्या दिख सकता है, क्या दिखेगा उसके अंदर. प्रपोज डिविडेंड, मैंने अभी तक कहीं प्रपोज डिविडेंड का किसी फॉर्मेट में यूज़ नहीं किया तो ये नहीं दिखेगा. डिविडेंड रिसीव मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं तो ये दिखेगा हमें. बोनस इशू ऑफ शेयर्स, बोनस इशू का शेयर्स का मतलब क्या होता है, हमने फ्री में लोगों को शेयर्स दिए हैं तो ना तो हमारा कैश आया है ना हमारा कैश गया है. याद है बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट, हम रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकालते थे, रिटेन्ड अर्निंग टू बोनस शेयर्स या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर्स. तो इसमें कैश ना आता है ना जाता है तो इसका कुछ नहीं होगा. और लास्ट, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स, अगर एसेट की वैल्यू बड़ी है, इसमें भी ना कैश आता है ना जाता है तो इसका भी कुछ नहीं होगा कैश फ्लो में. तो ये आंसर वुड बी C2 ओनली. ठीक है गाइस, इसी के साथ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है. ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, ये खुद कर लेना गाइस, मैं नहीं बता रहा. ये हमें करना है, वी हैव टू डू इट बाय इनडायरेक्ट मेथड. चलो मैं तुम्हें करा देता हूँ गाइस, तुम फिर बोलोगे कि सर ने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया बड़ा, मैं एक ये क्वेश्चन करा देता हूँ. देखो अब यहाँ पे है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स वी हैव टू कैलकुलेट. तो फॉर्मेट में वैल्यूज डालनी है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे दिया हुआ है 434850, ये हो गया. डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इंक्लूड्स 7600 विच वॉज लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट. तो बेसिकली दोनों को ही मैं ऐड करता हूँ, तो 37400 में वो इंक्लूडेड है तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें डेप्रीसिएशन. तो 37400 माइनस 7600 इज 29800 और ऐड लॉस, होने दोनों ही ऐड है बट अलग से बाइफर्केट कर दूंगा, उससे अगर एग्जाम में आता है तो इट वुड बी बेटर शोइंग.
ये हो गया। फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट 35,000। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस। अब यहां पे देखते हैं करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। सो इन्वेंट्री इज करंट एसेट। करंट एसेट पहले मेरा था 167, अब है 145। दैट मीन्स करंट एसेट कम हो रहा है, तो ऐड हो जाएगा। ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री। सो 167 माइनस 145, तो दिस इज 22, ये मेरा ऐड हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल पहले थे 203, अब 202, ये भी कम हो रहे हैं, तो ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट है $1 सॉरी। प्री पेमेंट्स क्या होते हैं मेरे? प्री पेमेंट्स इज माई, जो मैंने जल्दी पैसे दे दिए, प्री पेमेंट जल्दी मैंने किसी को पैसे दे दिए, दैट इज एसेट। पहले थे 16, अब है 27, तो 16 माइनस 27 दैट इज 11 से ये बढ़ रहे हैं, तो लेस हो जाएंगे। लेस इंक्रीज इन प्री पेमेंट 11। ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल हमारी कम हो रही है। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है करंट लायबिलिटीज का डायरेक्ट, तो ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं, तो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। सो दिस इज 212 माइनस 196, तो 16 मेरा यहां से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल, अब देखो इंटरेस्ट पेबल में मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट लिख दिया था, ये मैंने गलती कर दी थी क्योंकि इंडिया में ऐसे ही होता है हमारा, लेकिन इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मुझे बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट। ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल है 28, क्लोजिंग है 6, फाइनेंस कॉस्ट है 35,000 यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। अब देख लेते हैं पे कितना करा है। सो दिस इज, एक सेकंड गाइस, 28 प्लस 35,000 माइनस 6, दिस इज 35022, तो यहाँ आ जाएगा 35022। डन गाइस। अब यहाँ पे टैक्स पेमेंट की कोई बात नहीं लिखी हुई, तो दिस शुड बी माई आंसर। हो सकता है गलत हो, बट दिस शुड बी माई आंसर। एक बार चेक करते हैं। तो इसमें टैक्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो टैक्स कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो 434, एक सेकंड गाइस, थोड़ी सी ना गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो 434,850 प्लस 29800 प्लस 7600 प्लस 35022 प्लस 22 प्लस 1 माइनस 11 माइनस 16, सो दैट इज मेरा जो आंसर आ रहा है 507268। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या पॉजिटिव है तो देखते हैं। 507238, 507, अरे यहाँ तो आंसर ही नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? लेट मी चेक एक बार, मैं एक बार चेक करता हूँ, तुम भी चेक करो। ओहो गाइस, पकड़ी गई गलती। ये सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं भी गलती कर बैठा, ये फाइनली मैं भी आज गलत हो गया। पहली चीज़ मैंने बताया था कि जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में है हमारा वही इंटरेस्ट आएगा, दैट इज़ 35,000। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 35,000 आएगा, ना कि इंटरेस्ट हमारा वो डिफरेंस करके आएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये थाउजेंड्स में वैल्यू है, दिस इज़ इन थाउजेंड्स। सो इन्वेंट्री अगर मैं देखूँ, इन्वेंट्री मेरी आ रही थी 167 माइनस 145, सो दिस इज़ 22,000। सो 22,000 मेरा यहाँ पे ऐड होगा, 22,000 विल बी एडेड। ट्रेड रिसीवेबल मेरे हो रहे थे 1,000 से, ये भी ऐड हो जाएंगे। प्री पेमेंट मेरी 11,000 यहाँ से माइनस हो जाएगी, और ट्रेड पेबल मेरे थे 212 माइनस, तो 16,000 यहाँ से, और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी, मैंने पूरी वैल्यू नहीं ली थी। तो ये होगा इसमें गाइस, ठीक है।
इसमें हमें जो भी इंटरेस्ट हमारा है, ये वाला इंटरेस्ट पेबल, इसका हम अभी कुछ नहीं करेंगे इंटरेस्ट पेबल का, क्योंकि हमें बोला गया है हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर तुम्हें अगर याद होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में इंटरेस्ट पेड जो होता है वो बाद में माइनस होता है, तो हमें उसका कुछ नहीं करना अभी, हम सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू लेके चलेंगे। अब यहाँ से हम सीधा सीधा आंसर निकाल लेते हैं अपना। सो दिस इज़ 434850। अब दोबारा करता हूँ गाइस, 434850 प्लस 29800 प्लस 7600 प्लस 35,000 प्लस 22,000 प्लस 1,000 माइनस 11,000 माइनस 16,000। सो दिस इज़ कुछ गड़बड़ गाइस अभी भी है, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा 1,000 मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये 1,000 प्लस होना था, सो प्लस 1,000 503,250। तो आंसर मेरा आ रहा है 503,250। सो यहाँ पे 503,250, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। बस सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो, जो चीज़ें जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ लिख दो, दैट्स इट। और तुम्हें कुछ नहीं करना और सिर्फ समझना है कि वैल्यूज़ कैसे कैसे आएंगी। सो दिस इज़ योर कंप्लीट चैप्टर गाइस। ठीक है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो। मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में यू विल सी अ व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर F3 स्टूडेंट्स। तुम वो ग्रुप ज्वाइन करो, ज्वाइन करके जो भी डाउट है कुछ भी है उस ग्रुप पे डालो, मैं वहाँ पे तुम्हें इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। जो भी डाउट तुम्हें है तुम वहाँ ग्रुप में डाल देना, ठीक है, और वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बाकी जो रिमेनिंग अब जो चैप्टर्स बचे हैं, देयर आर 3 मेन चैप्टर्स रिमेनिंग। एक तो है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें रेशियोज आती हैं, और उसके बाद है कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन वाले चैप्टर वही हैं जिसमें से 15 मार्क का आता है, और एक रेशो है। ये चैप्टर मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी मैं करा दूँ। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।